जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज का सेशन मौर्य साम्राज्य को लेकर है। आज तक मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में, आरओ या फिर बीपीएससी में, इन सभी एग्जामों में आज तक जितने भी मौर्य साम्राज्य से प्रश्न बने हुए इन सभी प्रश्नों को देखेंगे और आगे की रणनीति क्या रखना है मौर्य साम्राज्य को लेकर कि हमारे 2 से 3 प्रश्न हमेशा एग्जाम में करेक्ट हों, तो उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करते रहेंगे अगर आपको ज्ञात है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार भी समझते चलेंगे कि अगर इसके आए दाएं बाएं से प्रश्न भी बने तो भी आपसे ना छूटे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे जिन्होंने कई छोटे राज्यों को एक में मिलाया था और उन्होंने अपने साम्राज्य को ईरान तक फैलाया था। तो ऐसा प्रश्न बने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो साम्राज्य को कहाँ तक, पश्चिम की तरफ कहाँ तक फैलाया था, तो दोस्तों ईरान तक। वह भारत को राजनीतिक रूप से एक साथ लाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए आपसे प्रश्न अब बनेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में अगर बात करें तो मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। ये उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और यहीं से आपके भविष्य में भी प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे देखें, अगर सभी विकल्पों की बात करें तो मौर्य राजवंश भारत का सबसे पुराना शासक राजवंश है। इसकी शुरुआत 321 ईसा पूर्व में हुई थी और इसका अंत 184 ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उसके बाद कुषाण गुप्त 275 से 550 ईस्वी तक और वर्धन राजवंशों ने इस पर शासन किया। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे मान लीजिए जब मौर्य वंश समाप्त हुआ तो कुषाण आए, ठीक है, और कुषाणों के बाद वर्धन राजवंश ने शासन किया। तो ये एक तरह से आपसे प्रश्न बने कि कौन किसके बाद आया तो भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। तीसरा प्रश्न देखिए बीपीएससी का प्रश्न है, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है और इसके बारे में थोड़ा सा हम जान के चलेंगे जिससे आपके भविष्य में बनने वाले प्रश्न ना छूटें। यहाँ पे देखें, मुद्रा राक्षस नामक एक पुस्तक है और उसको विशाखा दत्त ने लिखा है। ठीक है, और हमें उस समय के बारे में बहुत सी जानकारी ये मुद्रा राक्षस प्रदान करता है जब चंद्रगुप्त मौर्य प्रभारी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, विशाख दत्त की, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विशेषता का वर्णन मिलता है। यहाँ पे देखिए, ढूंढीराज नामक एक अन्य व्यक्ति ने मुद्रा राक्षस पर एक टिप्पणी लिखी है। इस कहानी में वे कहते हैं चंद्रगुप्त नंद राजा का पुत्र है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पुस्तक में उन्होंने चंद्रगुप्त को वृषाल और कुलहीन भी बताया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि जो ढूंढीराज हैं उन्होंने अपने पुस्तक, ठीक है, मुद्रा राक्षस पे जो उन्होंने टिप्पणी लिखी है उन्होंने चंद्रगुप्त को वृषाल और कुलहीन बताया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बने तो आपको याद रखना है, ढूंढीराज का भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है हमारा, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्स कहा गया था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोट्स की उपाधि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था और ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को स्ट्रैबो सैंड्रोकोट्स, प्लिनी सैंड्रोकोट्स, प्लूटार्क एंड्राकॉट्स और जस्टिन सैंड्रोकोट्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, इनके इतने सारे नाम हैं, बस ये याद रखिएगा, सैंड्रोकोट्स, एंड्राकॉट्स, सैंड्रोकोटोस और सैंड्रोकोटस। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त के नाम में
जोड़ा गया, बाकी स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, ठीक है, तो ये सभी जो जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपने नाम के साथ उनको सैंड्राकोटस या एंड्रोकोटस बुलाया है, ठीक है। तो इस तरह से अब सैंड्रोकोटस एंड्रोकोटस आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ही आपके दिमाग में आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 देखें आप। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो दोस्तों आपको तो पता ही है कौटिल्य ही विष्णुगुप्त थे, विष्णुगुप्त ही चाणक्य थे। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। तो यूपी पीसीएस प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट और प्री 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा जान के चलते हैं। कौटिल्य मौर्य वंश की स्थापना में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, आपको पता ही है, यही लेके गए थे, शिक्षा दिया था और फिर से जो घनानंद था उसके ऊपर अटैक करवाया था और फिर से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य राजवंश की स्थापना की नींव रखी थी। उन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। जो कौटिल्य थे या चाणक्य थे उनको बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। जब चंद्रगुप्त मौर्य एकीकृत भारत के सम्राट थे तब कौटिल्य उनके प्रधानमंत्री, सलाहकार और मुख्य पुजारी थे, ठीक है। वह राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे और उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी, जो भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में सबसे पुरानी पुस्तक है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किसकी रचना है, तो आपको याद ही रखना है चाणक्य की रचना है। देखिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा, निसंकोच जुड़िए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और भाई का चैनल है तो सपोर्ट भी करते रहिए। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। तो हमने अभी बात किया था चाणक्य, ठीक है। तो यहाँ पे चाणक्य को बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था, चाणक्य को अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इनकी जो रचना है वो मैंने आपको डिस्कस करके बता ही दिया है। इनकी रचना क्या है दोस्तों? इनकी रचना है अर्थशास्त्र, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लें। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र को चाणक्य नाम दिया था, ठीक है। तो ऋषि चड़क हैं, ऋषि चड़क के पुत्र थे चाणक्य, ठीक है। तो ये भी अगर प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे। कई विद्वानों का मानना है कि प्राचीन अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया था और वह पुस्तक विशेषकर राजनीति से संबंधित था, ठीक है। भले ही अर्थशास्त्र नाम है, वो राजनीति से संबंधित था। हालांकि पुस्तक के एक भाग में यह उल्लेख है कि जो चाणक्य का असली नाम है वो विष्णुगुप्त था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और इसलिए विष्णुगुप्त इस प्रश्न का सबसे संभावित उत्तर है कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था। तो आपको अब क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। शोधकर्ता एक है ट्रोबमैन, इनका मानना है कि चाणक्य या कौटिल्य संभवतः लेखक के कुल का नाम था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे अगर ऐसा प्रश्न बने कि शोधकर्ता ट्रोबमैन का क्या मानना है चाणक्य के बारे में, तो इनका मानना है चाणक्य या कौटिल्य लेखक के रूप में इनके कुल का नाम था, ठीक है, किनके? विष्णुगुप्त का। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 देखें। देखिए सभी प्रश्न पूछे हुए हैं तो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, तो आप बताएंगे प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है क्या है। अभी मैंने डिस्कस किया था। अब इसमें देखिए एक विषय वस्तु तो नहीं है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा। आपको पता है बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, है ना। तो इसमें मैंने ई क्यों ट्रिक किया है? क्योंकि इसमें एक से अधिक विशेषता मिलती है, ठीक है। राजनीतिक, शासन, प्रशासन, कई चीज़ें सम्मिलित करता है जो अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, इस पुस्तक के बारे में। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की एक पुस्तक है। इसमें राज्य के मंडल सिद्धांत हैं, विदेश नीति की व्याख्या है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र के सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो आपको ये भी याद रखना है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए ये कई सारे ऑप्शन को करेक्ट करता है, इसलिए किसी एक के साथ नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो आप एग्जाम में ऐसे बचिएगा, अगर केवल 4 ऑप्शन होगा तो राजनीति के साथ जाइएगा, ठीक है। बाकी तो ये बहुत सारे विषयों को इंक्लूड करता है। प्रश्न नंबर 8 देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये यूपी पीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का प्रश्न है।
तो आप इसका आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि मित्र। तो आप याद रखेंगे जो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का जो 7वां अंग था वो मित्र था। अब मित्र मतलब दोस्त नहीं है, मित्र एक पदवी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लें आप। सप्तांग का राज्य सिद्धांत कहता है कि मित्र यानी सहयोगी राज्य का 7वां अंग है। राज्य का सहयोगी राज्य के कान के समान होता है। शांति और युद्ध के समय एक सहयोगी राजा की सहायता करता है। कौटिल्य बताते हैं कि नकली सहयोगियों की तुलना में प्राकृतिक सहयोगी होना बेहतर है। यदि किसी राजा का कोई मित्र लोभी, कामी और कायर हो तो वह उसके विनाश का कारण बनता है। तो दोस्तों अब इस तरह से आप क्लियर होंगे कि मित्र की क्या महत्ता है। यहाँ पे मित्र आपका कोई दोस्त नहीं, एक तरह से राजा का सहयोगी होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मैंने आपको बताया था अगर केवल 4 ऑप्शन है तो आपको किसके साथ जाना है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, राजनीतिक नीतियाँ। और ये बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है जब 5 ऑप्शन नहीं आते थे, ठीक है। तो देखिए अब इस पुस्तक के बारे में बहुत कुछ जाननी है तो इसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये देखिए यूपीएससी का प्रश्न है इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। आप ऑप्शन करेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर आप चयन कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 में क्या है? न्याय दंड की परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट है। अगर सही कथन की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, ये सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी करेक्ट है। और इस तरह से अब आप अगर ऑप्शन में चयन करेंगे तो मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, यानी केवल 1 और 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो ये आईएएस प्री 2022 का प्रश्न है और आपको खुद पता चला होगा ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में अगर हम डिटेल में जानें तो यहाँ पे अर्थशास्त्र की ही विशेषता है। तो अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के 65वें प्रकरण में दास कल्प एक अध्याय है, ठीक है। और उसके अनुसार न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है और स्त्री दास को अपने मालिक के संसर्ग से संतान होने पर स्त्री और बच्चा दोनों को दासता से मुक्त हो जाने का प्रावधान था, परंतु बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था, ठीक है। और इस तरह से कथन 2 क्या है? सत्य है, जबकि कथन 3 असत्य है। और इस तरह से मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट था, ठीक है। तो अब आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ एक छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ, आजकल दावा कर लिया जाता है ना, और उस समय जो न्याय विधान था उसमें यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि अगर कोई मतलब स्त्री दास है और उसके मालिक ने उसे कोई संतान की उत्पत्ति करी है, ठीक है, तो उस संतान का उस बालक को पिता के पुत्र होने का कानूनी हक नहीं मिलता था। तो आज के सिनेरियो से और उस समय के सिनेरियो में थोड़ा अंतर था, ठीक है। अब क्यों था, क्या था, कैसे था, अब उस समय काल पे निर्भर करता है। बात करें हम प्रश्न नंबर 11 पे, तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंस एक रचना है, आपको मैं क्लियर कर दूं, एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे तो रचनाएं दी गई हैं और यहाँ पे प्रिंस लिखा हुआ है। तो प्रिंस एक मैकियावेली का रचना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो मैकियावेली के प्रिंस की जो मतलब तुलना है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। देखिए पीसीएस प्री 1994 का प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अर्थशास्त्र राजनीति के बारे में एक असाधारण पुस्तक है। इसकी विशेषता आपने 4-5 प्रश्नों में देख लिया है। जो इतालवी दार्शनिक मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति प्रिंस के समान है। इस तरह से अब क्लियर हो गए आप। चलिए अब मुस्कुराइए। चलिए अब देखिए हमने मौर्य साम्राज्य से संबंधित 11 प्रश्न कर लिए हैं, अभी हमें और प्रश्नों को भी देखना है, ठीक है। तो धैर्य बना के रखिए और सब कुछ एकदम क्लियर होता जाएगा आपके दिमाग में। प्रश्न नंबर 12 देखें, किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था?
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बिंदुसार के शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना लाजमी है, क्योंकि हमें तो भाई हर एक प्रश्न को टच करना है। यहाँ पे अगर बात करें, स्ट्रैबो ने बताया कि सीरियाई राजा एंटिओकस सोटर ने अपने राजदूत सॉरी डेमिकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। उसने मेगस्थनीज का स्थान लिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? डेमिकस। और उसको किसने भेजा था? सीरियाई राजा एंटिओकस सोटर ने। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 एमपीपीएससी प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बुद्धघोष की समंत पासदिका में। ठीक है, तो याद रखेंगे, बुद्धघोष की समंत पासदिका में ये वर्णन मिलता है कि अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में किसने मिलाया था? बिंदुसार ने। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने। यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है। ठीक है, तो आप अब यहाँ से त्रुटि सुधार के चलेंगे। चलिए, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और बात करें, अशोक ने अवंती महाजनपद पर विजय प्राप्त की और इसे मौर्य साम्राज्य में जोड़ा, जबकि उनके पिता बिंदुसार प्रभारी थे। यह बुद्धघोष द्वारा लिखित सामंत क्या है? पसादिका में दर्ज है। ठीक है, तो सामंत पसादिका में दर्ज है किसका? अवंती का हरण। एक तरह से अवंती एक, आप देखेंगे उज्जैन के आसपास एक महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 14 देखें। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किस चीज का बना था? ये देखिए, प्रश्न आपके बीपीएससी प्री 1996 में पूछा हुआ है और भी एग्जामों में ये बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, लकड़ी का। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त का महल था वो मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था, तो आप याद रख सकते हैं। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और बात करें, मौर्य काल के अवशेष पटना में मिलते हैं, जो पुराना मतलब पाटलिपुत्र था। इसके निकट एक बुलंदी बाग है और कुम्हरार भी यहाँ पे पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी से बना था और इन खंडहरों का अनावरण डीबी स्पूनर ने किया था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने कि जो पाटलिपुत्र में लकड़ी का महल मिला है, इसका इन खंडहरों का अनावरण, इनॉग्रेशन या फिर इस पर रिसर्च किसने किया? तो नाम है डीबी स्पूनर। ठीक है, तो डीबी स्पूनर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। खुदाई के दौरान बुलंदी बाग से एक नगर की दीवार के अवशेष तथा कुम्हारर से एक महल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15 देखें। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त ने। और ये बीपीएससी प्री 2003 का प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर हम विशेषता देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। चंद्रगुप्त ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया और फिर उन्होंने अपना सिंहासन पर अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। ठीक है, और यूनानियों ने बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी इनको मतलब उपाधि दी है। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने कि यूनानियों ने बिंदुसार को क्यों कौन सी उपाधि दी थी, तो अमित्र घात की। ठीक है, और उसका अगर अर्थ पूछ ले, ठीक है, कि अमित्र घात का अर्थ क्या है, तो शत्रुओं का वध करने वाला अमित्र घात कहलाता है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि बिंदुसार ने मैसूर तथा मैसूर तक दक्कन क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ तक, ठीक है, और मौर्य वंश यहाँ पे फुल फल रहा था मगध के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उन्होंने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की जो 2 समुद्रों के बीच स्थित थे, जैसा कि एक तिब्बती भिक्षु तारानाथ ने पुष्टि की थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर प्रश्न बने कि 16 राज्यों पर विजय प्राप्त करने वाला बिंदुसार, इसका वर्णन कौन करता है? तो तिब्बती भिक्षु तारानाथ करते हैं। ठीक है, तो 2 समुद्रों के बीच स्थित थी। ठीक है, तो एक तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें अन्य डिटेल के ऊपर। संगम साहित्य के अनुसार मौर्य साम्राज्य दक्षिण क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इसने बिंदुसार के शासन के दौरान कलिंग यानी उड़ीसा के पास अज्ञात क्षेत्रों के एक छोटे से हिस्से और सुदूर दक्षिण के राज्यों को छोड़कर मौर्य राजवंश लगभग पूरे भारत पर मतलब एक तरह से फैल गया था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, कलिंग के पास अज्ञात क्षेत्रों के एक छोटे से हिस्से और सुदूर दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़कर पूरे भारत पे। ठीक है,
चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न बन रहा है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूपीपीसीएस प्री 1991 का प्रश्न है। तो इसकी विशेषता अगर हम देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य भारत को एक देश बनाने वाले नेता थे। उसकी शक्ति व्यास नदी से सिंधु तक फैल गई थी। रुद्र दामन के लेखन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत का शासक था और मौर्य साम्राज्य में बंगाल, असम, अफगानिस्तान, कश्मीर, नेपाल और दक्कन का पठार शामिल था। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित था, तो बंगाल, असम, अफगानिस्तान, कश्मीर, नेपाल और दक्कन का पठार। ठीक है, तो अभी हमने बात किया ना मैसूर तक, तो आप याद रखेंगे मौर्य साम्राज्य का विस्तार। प्रश्न नंबर 17 देखें। अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, ठीक है, तो वो कौन सा प्रमाण है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ये रुद्रदामन का एक जूनागढ़ शिलालेख है। ठीक है, उससे पता चलता है और ये बीपीएससी प्री 1994, यूपीपीएससी प्री 1996 का प्रश्न है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, इससे पता चलता है कि जो मौर्य प्रांतीय गवर्नर जिनका नाम पुष्यगुप्ता था ने एक सिंचाई बांध बनवाया था। ठीक है, तो जूनागढ़ के शिलालेख में ये वर्णन मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि भारत का पश्चिमी भाग काफ़ी मौर्य साम्राज्य का भाग था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, जो भारत का पश्चिमी भाग है ये कभी मौर्य साम्राज्य का भाग था, क्योंकि मौर्य प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्ता ने एक सिंचाई बांध बनवाया था। ठीक है, तो ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 एमपीपीसीएस प्री 2008 का है। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो दोस्तों बात हो रही है सेल्यूकस की। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, चंद्रगुप्त ने हराया था सेल्यूकस को। आप याद रखेंगे, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंह एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि किसको सेल्यूकस को किसने, अगर प्रश्न बने कि प्रशासक किसने नियुक्त किया था, तो दोस्तों अलेक्जेंडर ने। ठीक है, इसको सिंह एवं सिंध है, ये मैं सिंह कह रहा हूँ, दैट इज सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व से सेल्यूकस की सेना के खिलाफ जीत हासिल की थी, जो मैसेडोनिया साम्राज्य के पूर्वी हिस्से का शासक था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अब आपके सामने एक मैप आएगा और आपको ये मैप ध्यान से देखना है और इसके बाद आपको दिए गए ऑप्शन से राइट आंसर का चुनाव करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो कलिंग था उसके कुछ मतलब एक तरह से अछूते क्षेत्र थे, मतलब कुछ छूट गए थे छोटे फुटे, और दक्षिण के जो मतलब एक तरह से कुछ सुदूर राज्य थे उनको छोड़कर मौर्य साम्राज्य का पूरा कब्जा हो गया था। तो ये मौर्य साम्राज्य का एक तरह से नियंत्रण है भारत और उसके अखंड भारत के कुछ हिस्सों पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब दिए गए ऑप्शन में से आप चयन करेंगे। कनिष्क और उसकी मृत्यु के समय आप निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर की चुनाव करेंगे। तो अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक, ठीक है, जो विस्तार था उसके बारे में ये मैप है। ठीक है, तो इस तरह से ये आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है। तो इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ये मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है। अब आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। इस बात पे हम चर्चा कर चुके हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना की? प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, अशोक ने। ठीक है, तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राज्य धर्म की स्थापना अशोक ने की थी। यूपीपीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं और उसके बाद हम अगले प्रश्न पे बात करेंगे।
अशोक ने नियमों का एक व्यवहारिक सेट साझा किया जिसे धम्म नीति कहा जाता है। अब उनका जो धम्म नीति था उसमें धम्म नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य केवल एक समुदाय को नहीं बल्कि सभी लोगों को लाभ पहुंचाना था। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने धम्म जो था, ठीक है, वो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित तो था, उसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों उसका उद्देश्य सभी लोगों तक लाभ पहुंचाना था। 3 प्रमुख सिद्धांत थे, दीर्घायु, स्वतंत्रता और करुणा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे तीनों सिद्धांत, दीर्घायु, स्वतंत्रता और करुणा को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी चुनाव करें क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसमें अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रीलंका। ठीक है, तो आप याद रखेंगे श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। बीपीएससी प्री 1997 का प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम बात करें, श्रीलंका अशोक द्वारा शासित राज्य का हिस्सा नहीं था। अशोक के दूसरे शिलालेख में कहा गया है कि चोल, पांड्य, सत्यापुत, केरलपुत और ताम्रपर्णी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, इसलिए इन्हें सीमांत राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने कि अशोक के समय काल में सीमांत राज्य कौन कौन थे, तो आप याद रखेंगे इनका नाम। ठीक है, तो चोल हुआ, पांड्य हुआ, सत्यापुत हुआ, केरलपुत हुआ, ताम्रपर्णी हुआ। ठीक है, तो ताम्रपर्णी को श्रीलंका, मतलब श्रीलंका को ही ताम्रपर्णी कहते थे। ठीक है, और ये मौर्य साम्राज्य के हिस्से में नहीं आते थे, इसलिए इन्हें सीमांत राज्य कहते थे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 22 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो द्वितीय मुख्य शिलालेख में आपको इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख द्वितीय मुख्य शिलालेख में मिलता है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 का प्रश्न है। देखिए पहले 2016 तक जो मेंस होता था दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे। यहाँ पे अगर हम बात करें, अशोक के पास 14 महत्वपूर्ण शिलालेख थे। दूसरे में भारत के दक्षिण के पांड्य, सत्यापुत, केरलपुत और ताम्रपर्णी राज्यों का उल्लेख है। और दोस्तों ये इन्हें हम क्या बोलते थे? सीमांत राज्य कहते थे इनको। ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाया था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और चोल भी साथ साथ में था। चलिए प्रश्न नंबर 23 के ऊपर बात करते हैं। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अशोक ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें हम। अशोक ने भारत का पहला अस्पताल और हर्बल गार्डन बनवाया था। उन्होंने चिकित्सीय जड़ी बूटियों की खेती के लिए अस्पताल, पार्क और उद्यान बनवाए। उन्होंने छाया के लिए कुएं भी खुदवाए और पेड़ भी लगवाए थे, और भारत के मूल और अल्पसंख्यक लोगों की देखभाल के लिए एक मंत्रालय भी शुरू किया। ठीक है, तो पहले तो बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रूअल इंसान था अशोक, बाद में अच्छा हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरटीएस प्री 1999 का प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अशोक ने देव नाम प्रिय की एक उपाधि ग्रहण की थी। इससे पता चलता है वो बौद्ध धर्म अपनाने के साथ साथ हिंदू धर्म में उनकी आस्था बनी हुई थी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल की बात करें तो 269 ईसा पूर्व में अशोक राजा बने थे। उनके शिलालेखों में उनका नाम देवनाम प्रिय के नाम से भी प्रसिद्ध है। देवानाम प्रियदर्शी इनको रखा, मतलब इनका नाम रखा गया था। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है वह देवताओं के प्रिय और सुंदर थे। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा बने कि देवनाम प्रिय की उपाधि या फिर देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि किसकी है, तो आप याद रखेंगे अशोक की है। ठीक है, और इससे उनकी हिंदू धर्म की जो आस्था थी वो प्रकट होती थी। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आप प्रश्न नंबर 25 को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद हम दिए गए ऑप्शन को आपके सम्मुख रखेंगे। यहाँ पे देखिए अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों देखिए दो ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसमें आपका
राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें दीपवंश और महावंश में वर्णन मिलता है कि अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति हुई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लें। दो सिंहली लोक कथाएं हैं, दीपवंश और महावंश। ठीक है, तो ये कौन सी लोक कथाएं हैं? सिंहली। ठीक है, और ये कहती हैं कि तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में उस समय आयोजित की गई थी जब अशोक शासक थे। ठीक है, और इस बौद्ध परिषद का नेता उस समय मोगलीपुत्र तीस था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको एक चीज़ और भी याद हो गया कि जो तीसरा, ठीक है, बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। ठीक है, और उस समय शासक कौन थे? अशोक थे। और अध्यक्ष कौन था उस बौद्ध परिषद का? तो मोगली तीस पुत्र थे। ठीक है, तो मोगली पुत्र तीस थे, आप याद रखेंगे। चलिए मित्रों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 के ऊपर। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो यहाँ पे देख लें प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? जल्दी से चयन करें। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, दशरथ या फिर इनके अलावा कोई? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अशोक और दशरथ थे। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बाकी चंद्रगुप्त, बिंदुसार का वर्णन नहीं मिलता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट होगा। ठीक है, 2 एवं 4। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख के चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2023 का प्रश्न था। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। अशोक और उनके पोते दशरथ ने बौद्ध धर्म अपनाए थे। दशरथ ने अपने दादा अशोक के समान ही उपाधि धारण की थी जो देवनामा थी। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर बनेगा आपसे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि देवनामा की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो दशरथ ने। ठीक है, और दशरथ पोता थे। ठीक है, एक तरह से किसके? अशोक के। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 27 के ऊपर। रज्जुक थे। तो दोस्तों रज्जुक कौन थे? प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मौर्य शासन में अधिकारी को रज्जुक कहते थे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये यूपी पीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें। अशोक के शिलालेखों में रज्जुक नाम का मतलब नामक लोगों का उल्लेख है। ये मूल्यांकन कर्तव्यों के साथ न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारी थे। ठीक है, तो मूल्यांकन कर्तव्यों के साथ न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदारी अधिकारी को रज्जुक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? रज्जुक। ठीक है, आप प्रश्न नंबर 28 देखें। प्रश्न नंबर 28 क्या है आप देखें ध्यान से। जस्ट वेट, आंसर आपको हाइड करके मैं इसको शो करता हूँ। ठीक है, सातवां किसे कहते थे? प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहते थे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते हैं। यूपीपीएससी अगर मेंस की बात करें 2008 में प्रश्न बना हुआ था, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल जानने को मिले तो कितनी अच्छी बात है। व्यापारियों के समूह को सार्थवाह कहा जाता था, जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? दिए गए ऑप्शन में चयन करें। कौन था जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अग्रहारिक। ठीक है, तो अग्रहारिक दोस्तों ये मौर्य प्रशासन का भाग में नहीं आता था। ठीक है, और ये देखिए राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरटीएस प्री एग्ज़ाम 2013 का प्रश्न है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना लाजमी है। यहाँ पे इसके बारे में अगर हम बात करें अग्रहिक के बारे में तो काफ़ी डिटेल है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का नाम मिलता है। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी कौन कौन है? एक है युक्त। ठीक है, तो युक्त अगर आपसे प्रश्न बने तो जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूलते थे। जैसे वर्तमान में जैसे कलेक्टर होते हैं ना, तो उस समय युक्त हुआ करता था। ठीक है, तो युक्त के ही मतलब एक तरह से समकक्ष था। रज्जुक तो आपने जान लिया, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में इनको न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया था। अगर बात करें प्रादेशिक, तो प्रादेशिक कौन होते थे? जो मतलब ये मंडल का प्रधान अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है,
और यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था। ठीक है, जो संभागीय आयुक्त होते हैं, संभागीय कमिश्नर होते हैं, ठीक है, उनके समान था प्रादेशिक। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। तो प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, तो युक्त तो आपको पता चल गया, जिलाधिकारी के ही समान। ठीक है, तो रज्जुक तो आपको पता ही है, राजस्व विभाग का कार्य के साथ साथ न्याय भी, और प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 30 देखिए। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। ठीक है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, इसके बारे में थोड़ा सा और अगर आप जानकारी इकट्ठा करें, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, ये तो आपको पता ही है। इसके शीर्ष पर एक शेर है जो शक्ति का प्रतीक है, और इसे भारत ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। ऐसा प्रश्न बने, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है उसी से। चुनार के बलुआ पत्थर से बने यह स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 31 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सांची। तो सांची का स्तूप निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ स्तूप था। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, ये यूपीपीएससी मेंस 2008 का प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण तो है ही। मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में सांची का स्तूप आपको देखने को मिलता है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और वास्तुकला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपके लिए भी हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप याद रखें। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो आपको पता चल ही गया है कि इसका प्राचीन नाम कोकड़ाम था। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न बन चुका है, तो आपको याद रखना है। और ये एमपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न भी है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेना जिला में है। विदिशा के समीप यह स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है, इस कारण से इसे महावंश में चेतिया स्तूप गिरी भी कहा गया है। ठीक है, तो जो महावंश अभी आपने देखा था, ठीक है, महावंश देखा था और एक रचना और देखी थी, तो इसमें इसको चेतिया गिरी भी कहा गया है, यानी स्तूप का दूसरा नाम। ठीक है, चौथी सदी के गुप्त लेख में इसका नाम काकड़ाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे महावीर, यहाँ पे देखें इसका नाम काकड़ाम महावीर मिलता है। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है? काकड़ाम महावीर। यहाँ पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या प्रधान स्तूप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो प्रधान स्तूप है। संख्या नंबर दूसरे पे अशोक धम्म है। जो महामात्रों के अवशेष तथा स्तूप संख्या 3 में सारीपुत्र तथा मंदलयान के मारपुत्र उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, तो हमें इतना सब कुछ डिटेल नहीं जानना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित है, जो विदिशा के समीप है, और इसका एक नाम चेतिया गिरी भी है और एक नाम काकड़ाम महावीर भी है। ठीक है, महाबिहार है, सॉरी मैं महावीर कह रहा था, महाबिहार भी है। ठीक है, तो इतना ही हमको इसके बारे में जानना है। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 ध्यान से पढ़ें आप, आपको सुमेलित करना है। यहाँ पे स्थान दिया गया है और यहाँ पे स्मारक या भग्नावशेष, यानी कि जो प्राचीन भवन के अवशेष मिले हैं वो है। ठीक है, तो अब इसमें आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए प्रश्न नंबर 33 को। यहाँ पे देखें कई सारी चीज़ें आप मिलाएंगे, कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब इसमें आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो आप मिला के एक बार याद भी कर लें। यहाँ पे देखें, अगर हम बात करें कौशाम्बी, ठीक है, तो यहाँ पे कौशाम्बी में आपको घोषिताराम मठ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगर बात करें कुशीनगर का, ठीक है, तो कुशीनगर में
रानाभर स्तूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सारनाथ की बात करें तो यहाँ पे धमेक स्तूप आपको देखने को मिलता है। श्रावस्ती में सहेत महत आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये स्थान है और यहाँ पे ये स्मारक और भग्नावशेष देखने को मिल जाते हैं। तो आप याद रखेंगे, कौशाम्बी में घोषिताराम मठ आपको देखने को मिल जाएगा, कुशीनगर में रानाभर स्तूप देखने को मिलेगा, सारनाथ में धमेक स्तूप देखने को मिलेगा, श्रावस्ती में सहेत महत देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है, तो आप देख लेंगे। यहाँ पे देखें सामने सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में चमेक स्तूप भी है, और अवस्थी में सहेत महत है। ठीक है। तो ये स्थानों का नाम थोड़ा सा आपको बदला हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। श्रावस्ती को यहाँ पे क्या लिख दिया है, अवस्थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 देखिए। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। ठीक है, अनुगमन किया। तो दिए गए ऑप्शन में अगर राइट आंसर आपको मिले तो मुझे भी बताइए। देखिए यहाँ पे ये कई ऑप्शन इसमें बनेंगे, तो आपको बताना है कहाँ कहाँ पर विजिट किए थे। ठीक है। तो इसमें अगर आप राइट आंसर का चयन करें तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। अब इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कहाँ कहाँ पर विजिट किए। पहली बात तो ये लुम्बिनी आपको पता ही है, उसके बाद कपिलवस्तु। ठीक है। उसके बाद गया, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद कहाँ पे, कुशीनगर, और उसके बाद आवर्ती। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। और ये प्रश्न देखिए किस में पूछा गया है, यूपीपीएससी प्री 1999 में। इतना बड़ा प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या थी। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ पे गए थे, फिर कहाँ पे गए थे, फिर कहाँ पे गए थे। ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ गए थे, लुम्बिनी गए थे, तो आपको पता चल ही गया है। चलिए यहाँ पे सामने सामने हम देख लेते हैं और उसके बाद आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। बौद्ध बनने के बाद अशोक ने शिकार करना बंद कर दिया, आपको पता ही है। तीर्थ यात्राएं उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। राजा बनने के 10 साल बाद वह बोध गया गए और 20 साल बाद उन्होंने क्या किया, रुकमंडई का दौरा किया। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में लिखा है कि अशोक ने निम्नलिखित क्रम में एक यात्रा यानी एक धम्म यात्रा तय की थी। ठीक है। सबसे पहले वो लुम्बिनी गए, फिर वहाँ से कपिलवस्तु, फिर बोध गया गए, सारनाथ गए, कुशीनगर गए और श्रावस्ती गए। तो ये क्रम है। ठीक है, ये अनुगमन है, आप इसको याद रखेंगे। सबसे पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। ठीक है। तो अंततः श्रावस्ती गए थे और श्रावस्ती में सबसे अधिक महात्मा बुद्ध ने अपना समय बिताया था। सारनाथ में सबसे पहले उन्होंने अपना क्या दिया था, पहला स्पीच दिया था। ठीक है, धम्म चक्र चलाया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो बताएं प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, प्राकृत भाषा में। ठीक है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें, प्राकृतिक भाषा, जो प्राकृत भाषा है दोस्तों, ये हम देसी लोगों की भाषा है। ठीक है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। तो अशोक के शिलालेख में हमें इतिहासकार के बारे में, मतलब इतिहास के बारे में बताते हैं शिलालेख, और इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 8 अलग अलग स्थानों पर ये पाए गए हैं। ठीक है। तो स्तंभ शिलालेख और गुफा शिलालेख। ठीक है, आपको याद रखना है, स्तंभ शिलालेख और गुफा शिलालेख। अधिकांश जो शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। तो अधिकांश शिलालेखों को आप प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में देखेंगे। केवल 2 शिलालेख जैसे शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा ये खरोष्टी लिपि में है। ठीक है। तो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन शाहबाज गढ़ी और मनसेहार, ठीक है, सॉरी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि शहबाज गढ़ी और मनसेहरा किस लिपि में लिखा हुआ है, तो खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में दोस्तों जैसे उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, वैसे ही खरोष्टी लिपि भी है। तो इसके ऊपर भी प्रश्न बन चुका है। आरामी लिपि में एक खंडहर शिलालेख आपको तक्षशिला में देखने को मिलता है। ठीक है। तो एक आरामी लिपि में आपको पूछा जाए कि कहाँ पे खंडहर शिलालेख मिलता है, तो तक्षशिला में मिलता है। शहर ए कुना यानी कंधार शिलालेख द्विभाषी ग्रीक अरमाइक लिपि में है।
आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बने सरेकुना यानी कंधार का जो शिलालेख है वो द्विभाषी है, उसमें ग्रीक अरमाइक लिपि में आपको मतलब एक तरह से ये जो शिलालेख है आपको ग्रीक अरमाइक में देखने को मिलता है, ग्रीक और अरामाइक। जबकि अशोक के शिलालेख को एक अरामाइक लिपि लगमन से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, कहाँ से? लगमन से प्राप्त हुई थी एक अरामाइक लिपि। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2008 का प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धाचन किस उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पत्थरों की पट्टियों पर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्धाचन पत्थरों की पट्टियों पर किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सर जेम्स प्रिंसेप यह पता लगाने में सक्षम थे कि पत्थर की पट्टियों पर पाई गई ब्राह्मी लिपि को कैसे पढ़ा जाए। वह ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति थे और इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या है। झारखंड पीसीएस 2021 का प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, कैसे किस भाषा में थे? अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो ये प्रश्न आपसे बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, खरोष्टी लिपि में। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में जो शिलालेख है अशोक का, उसको हम खरोष्टी लिपि में देखते हैं। खरोष्टी लिपि की विशेषता मैंने आपको बता दी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और भी जान लीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि में है। केवल 2 शिलालेख हैं जो भिन्न है, पाकिस्तान के पेशावर के पास जो शहबाजगढ़ी में है और जो मानसेरा में है, ये खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा में जो लिपि शिलालेख है वो खरोष्टी लिपि में है, आप याद रखेंगे। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी अनुराधापुर। ठीक है, तो यह अनुराधापुर है जहाँ पे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लें आप। अनुराधापुर श्रीलंका में पूर्व अशोक ब्राह्मी लेखन की खोज की गई थी। ठीक है, तो आपको अनुराधापुर के बारे में एक प्रश्न बने तो आपको याद रखना है, श्रीलंका में पूर्व अशोक ब्राह्मी लेखन की एक खोज की गई थी। वे 3 स्थान जहां यह पुरानी लिपि पाई गई थी वे हैं पिपराहा, सोहगौरा और महास्थान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दोस्तों इसके बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये है खरोष्टी लिपि और ये IAS प्री 1997 का प्रश्न भी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना लाजमी है। खरोष्टी लिपि एक पुरानी लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग पुराने गांधार के लोग करते थे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में रहते थे। यह लेखन की एक सरसरी शैली थी जो दाएं से बाएं ओर जाती थी। प्रश्न नंबर 40 देखें। देखिए थकना मना है। ठीक है, आपने गाना सुना ना, थकना मना है रुकना मना, ऐसे कुछ करके समथिंग समथिंग, मुझे आता नहीं है सिंगिंग। ठीक है, तो अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है वो क्या है, तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, प्रियदर्शी। ठीक है, और ये IAS प्री 1995 का प्रश्न है दोस्तों, तो आपको याद रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। अशोक को प्रियदर्शी और देवनामप्रिय प्रियदासी नामों से जाना जाता है और जिसका अर्थ देवताओं का प्रिय है। पुराणों में उन्हें अशोक वर्धन भी कहा गया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे, अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन भी कहा गया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाया तो उसके लिए भी आप सेशन को शेयर करें चलिए ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना पढ़ाई कीजिए, है ना, पढ़ते रहिए बस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। बाकी जो उनके स्थापत्य हैं, ठीक है, जो प्रस्तर स्तंभ है यानी पत्थरों के जो स्तंभ हैं वो बढ़िया पालिशदार हैं, ये अखंड हैं, मतलब एक ही पत्थर के बने हुए हैं, स्तंभों का सिपट सुंडकार है, ये तीनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है,
लेकिन ये स्थापत्य संरचना के भाग में नहीं आते हैं, ये मूर्ति के संरचना में आते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, IAS प्री 1997 का प्रश्न है। ठीक है, तो अशोक के पत्थर के खंभे जो है वो वास्तुशिल्प संरचना का हिस्सा नहीं है, वे अलग अलग मूर्तियां हैं। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के ऊपर, और ये भी IAS प्री 2019 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस उभादार मूर्ति शिल्प यानी रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राजा अशोक उल्लिखित है? दोस्तों ये प्रश्न हार्ड है। ठीक है, तो उभादार मूर्ति शिल्प है यानी रिलीफ स्कल्पचर है, उस शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप के साथ साथ राज्य अशोक, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कंगनहल्ली का। ठीक है, तो अब तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। IAS प्री 2019 का प्रश्न है, कंगनहल्ली बुद्ध स्तूप कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के भीमा नदी के पास स्थित है। ठीक है, तो कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के भीमा नदी के पास स्थित कंगनहल्ली बुद्ध स्तूप है। ठीक है, और यह राजा अशोक और उनकी रानी एक पत्थर की मूर्ति है जिसके नीचे राज्य अशोक यानी रण्य अशोक शब्द खुदा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, ये भी IAS प्री 1997 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, मास्की में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मास्की जो अभिलेख है, अशोक का इतिहास में मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। तो इतिहास अशोक के अभिलेख से ही मिलता है। अशोक के बारे में अशोक अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, अशोक के अभी तक कितने प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों? 40 से अधिक। ठीक है, मोर देन 40। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। ठीक है, तो मास्की में, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम के जो लेख हैं, ठीक है, उनमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, ये प्रश्न देखिए UPPCS स्पेशल मेंस 2008 का प्रश्न है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बुद्ध के जन्म से। ठीक है, अब क्या है इसके बारे में जान लें थोड़ा। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गए। ठीक है, उन्होंने इस विशेष स्थान का सम्मान करने के लिए वहां एक स्तंभ और कुछ पत्थर की संरचनाएं खड़ी की। उन्होंने लुम्बिनी में धार्मिक करों को भी बंद कर दिया और भू राजस्व की राशि को 1/6 से घटाकर 8वें हिस्से तक कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने कुछ सुधार किए थे। और आपको अब याद रखना है, और रुमनदेई का जो अभिलेख है किससे संबंधित है? तो बुद्ध के जीवन के ऊपर, बचपन के ऊपर, जन्म के ऊपर चर्चा करता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बताएं, मास्की, गुर्जरा अभी हमने देखा था ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गरजरा लघु शिलालेख में अशोक का नाम का उल्लेख है। इसे उज्जैन और भरूच को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के किनारे रखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, उज्जैन और भरूच को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के किनारे रखा गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। ये BPSC प्री 1994 का प्रश्न है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, BPSC प्री 1994। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, भानु स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो भानु स्तंभ के बारे में याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, भाब्रू शिलालेख से पता चलता है कि अशोक बौद्ध था, ये तो आपको पता चल गया। उन्होंने उसी शिलालेख में पियादसी राजा मगध नाम का उपयोग करते हुए खुद को मगध राजा के रूप में भी संदर्भित किया है। ठीक है, तो भाब्रू शिलालेख है और भानु स्तंभ है। तो
दोनों चीज़ें एक ही हैं, आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 47 देखिए क्या है। कालसी प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रश्न नंबर 47 में कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। अब अशोक के कौन से शिलालेख के कारण, इसके बारे में आप जान लीजिए। उत्तराखंड के देहरादून में एक जगह है कालसी। यह एक चट्टान पर प्राचीन अशोककालीन नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रसिद्ध है। अब तो आपको याद रहेगा। प्रश्न नंबर 48 देखें। प्रश्न नंबर 48 क्या है? अब देखिए, ये विस्तृत प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, युग्मों पर विचार करना है और अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान, वह स्थान जिस राज्य में है, ठीक है, तो आपको इसमें देखना है ध्यान से। ठीक है, कि उपर्युक्त में से कौन सा कितने युग्म सही से सुमेलित हैं। तो यहाँ पे देख लें, ये यूपीएससी के टफ क्वेश्चनों जैसा है। धौली उड़ीसा, इरगुंडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश, कालसी कर्नाटक। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी है। केवल 2 युग्म इसमें सही हैं। अब वो कौन कौन से हैं, अब उसके हम डिटेल वर्णन से प्राप्त करेंगे। देखिए, आईएएस प्री 2022 का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये प्रश्न बना हुआ था। विकल्पगत अशोक के शिलालेख में जो चौली है वो उड़ीसा में है। ठीक है, और एरगुंडी जो है वो आंध्र प्रदेश में, जिघाड़ उड़ीसा में तथा कालसी उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसमें केवल 2 युग्म सही हैं। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है, यहाँ पे जो चौली है वो उड़ीसा में है, एरगुंडी जो है आंध्र प्रदेश में है, जिगड़ जो है वो भी उड़ीसा में है और कालसी उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चौली और जिगड़ ये कहाँ पे हैं, ये दोनों उड़ीसा में हैं। एरगुंडी या एरागुडी ये आंध्र प्रदेश में है, कालसी उत्तराखंड में है। चलिए प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। देखिए, अभी मैंने बात किया था थकना मना है। ठीक है, तो अगर आप थक हार के बैठेंगे तो फिर कैसे एग्ज़ाम क्रैक होगा भाई। तो इतना एनर्जी रखिए। वैसे कितना टाइम हो गया? वैसे अभी 1 घंटा हुआ है। ठीक है, और हमने लगभग 50 प्रश्न कर लिए हैं। अब आपको बस कितने प्रश्न करने हैं? 40 प्रश्न और करने हैं। ठीक है, और 40 प्रश्नों को हम बहुत डिटेल में अब करेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है। तो जल्दी जल्दी से अब देखेंगे, है ना। तो चलिए एक प्यारा सा सॉन्ग हो जाए आपके वार्म अप के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉन्ग कोई भी इंटरटेनमेंट वाला मैं आपको सुना देता हूँ, जिससे आपका भी थोड़ा मूड मतलब एक तरह से लाइट हो जाए, है ना। लगातार आप सुनते आ रहे हैं, तो मैं आपको सॉन्ग कौन सा सुनाऊँ? चलिए, राधा कृष्णा का एक थीम सॉन्ग है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। ठीक है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं कुछ भी यहाँ, मुझ में धड़कती हो तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। देखिए, ये बस वार्म अप के लिए था। ठीक है, कि आप थोड़ा सा मुस्कुराएं और फिर से आपका दिमाग ना तैयार हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक लगातार 1 घंटे से अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो ज़रूर थोड़ा सा थकावट तो आई होगी, है ना। तो चलिए अब फिर से उसी जोश के साथ स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और कंटिन्यू करते हैं ना। तो हमने क्या बात करा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो दोस्तों, दिए गए प्रश्न में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो 12वां शिलालेख है अशोक का, उसमें धार्मिक संश्लेषण के समन्वय के बारे में बात कही गई है। अब इसके डिटेल में अगर हम जाएं तो डिटेल क्या है आप समझेंगे। अशोक का 12वां जो शिलालेख है वो क्या कहता है, सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है।
हमें सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख से धार्मिक संश्लेषण के बारे में हमें प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के ऊपर। ये IS प्री 1998 का प्रश्न है। कलिंग युद्ध की विजय तथा जो क्षतियां हुई थी उसके वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं? तो किस रॉक एडिक्ट में कलिंग युद्ध की विजय और जो नुकसान हुआ था उसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अशोक का जो शिलालेख नंबर 13 था उसमें आपको इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानना लाजमी है, तो आप यहाँ पे जान लें। कलिंग युद्ध में अशोक की जीत उसके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। 13वें शिलालेख से सिद्ध होता है कि युद्ध हुआ था। इसमें कहा गया है कि राजा पियादसी यानी अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। उन्होंने यह शिलालेख 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करने पर खुदवाया था। ठीक है, और खेद व्यक्त किया था कि मुझे इतना ज़्यादा नरसंहार नहीं करना था, शायद 2 लाख विधवाएं हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, उनका हृदय एक तरह से तब उस युद्ध के बाद छिन्न विछिन्न हो गया था। ठीक है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? ठीक है, तो अभी हमने 13वां अभिलेख की तो बात करी, लेकिन उसका नाम क्या है? प्रश्न नंबर 51 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है। यहाँ पे उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या है? अब इसके ऊपर तो हमने बात कर लिया है क्या ये, तो हमने बात किया था 13वां जो शिलालेख है अशोक का। ठीक है, जो रॉक एडिक्ट है उस पर चर्चा मिलता है कि कलिंग का मतलब युद्ध हुआ था, विजय प्राप्त करी थी। खारवेल के हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, कहाँ का? खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें नंद राजा द्वारा कलिंग विजय कर यहाँ से ले जाई गई जिन प्रतिमाओं को खारवेल द्वारा वापस लाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आप खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख में नंद राजा द्वारा जो कलिंग ठीक है, विजय कर यहाँ से जो ले गई थी चीज़ें, प्रतिमाएं ले गई थी। ठीक है, तो उसको वापस लाने का उल्लेख मिलता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 52 देखें। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? प्रश्न नंबर 52 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि शिलालेख जो 12 नंबर का है। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में बात किया था, आपने डिटेल में समझा है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रश्न तो नहीं छूटेगा, ये लोअर PCS 2008 का प्रश्न है, तो आप याद रखेंगे। 12वां जो प्रमुख शिलालेख है उन्होंने इसमें घोषणा की थी सभी धर्मों को सहिष्णु होना चाहिए और उन्हें बढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो धार्मिक दीर्घायु की उन्होंने घोषणा की थी। ठीक है, और हमने इसके ऊपर डिटेल में बात किया था, इसलिए ज़्यादा बात क्या करना। प्रश्न नंबर 53 देखिए। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, संगम राज्यों के विषय में हमें बताते हैं, उनमें कौन कौन सम्मिलित है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, जो दूसरा शिलालेख है और 13वां शिलालेख है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? संगम राज्य के विषय में हमें वर्णन मिलता है। IS प्री 1998 का प्रश्न है ये, तो याद रखेंगे आप, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अशोक के शिलालेख 2 और 13 में हमें संगम साम्राज्य के बारे में मतलब पता चलता है, जिसमें चोल, पांड्या, सत्यपुत, केरलपुत, साथ ही ताम्रपर्णी द्वीप शामिल थे। ठीक है, और ये सीमांकित राज्य थे जिनके ऊपर मौर्य साम्राज्य का कब्जा नहीं हो पाया था, इसके ऊपर हमने चर्चा किया था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे, वो कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो प्रश्न नंबर अगर हम बात करें 54 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये मिस्र के राजा थे टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, यहाँ राजनय संबंध लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्लियर करके चलेंगे, वो मिस्र के राजा थे। और मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के जो 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक यानी एंटियोकोटस II और थियोस जो सीरिया का शासक था,
और तुर्मस या तुर्माय ये टालमी और फिलाडेफस जो मिस्र का राजा था, ठीक है। तो इनके बारे में चर्चा अशोक के 13वें शिलालेख में मिल जाता है, आप वहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। वहाँ से नहीं, बस इतना ही जानना था आपको, अब शिलालेख पढ़ने थोड़ी जाएंगे आप। चलिए, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मूल संदेश कई सारा है। अब क्या क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, ये बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। अशोक का धर्म शांति, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता पर केंद्रित था। अपने 12वें शिलालेख में उन्होंने लोगों के सभी के प्रति दयालु होने और विभिन्न मान्यताओं को विकसित होने देने के लिए कहा था। इसलिए विकल्प ई सही है, ठीक है। तो मैंने बात की थी ना, धम्म, शांति, संहिता और धार्मिक सहिष्णुता पर केंद्रित था। प्रश्न नंबर 56 देखिए, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। प्रश्न नंबर 56 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। स्तंभ, जो स्तंभ अभिलेख 5 है उसमें आपको देखने को मिलता है। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरटीएस प्री 2013 का प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राजा अशोक ने प्रथम शिलालेख में घोषणा की कि किसी भी जीवित प्राणी की हत्या या बलि नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। पहले राज्य की रसोई में मांस के लिए प्रतिदिन बहुत सारे जानवरों का वध किया जाता था, लेकिन अब केवल 3 प्राणी, 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं, और भविष्य में भी इन तीनों को नहीं मारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 मोर और 1 हिरण, जैसे पहले बहुत सारे पशुओं का वध होता था, बाद में 2 मोर और 1 हिरण को बनाया जाता था, और बाद में ये भी कहा गया कि अब इन तीनों को भी भविष्य में नहीं मारा जाएगा, ठीक है। 5वें स्तंभ शिलालेख के अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि तोते, मैना, अरुमना, सूखे हंस और मछली को कुछ उत्सव समारोह में बेचा या नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि 5वें स्तंभ में और पहले स्तंभ में, ठीक है, जो पहले शिलालेख है उसमें जीवित प्राणी या फिर जानवरों, जीवों के लिए उन्होंने अपनी दया भाव दिखाई है। तो इस तरह से अब प्रश्न बनेगा तो आप से छूटेगा नहीं। चलिए मित्रों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 पे। ये भी आईएएस प्री 1998 का प्रश्न है। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सोहगौरा जो ताम्रपत्र है उसमें इस बात का वर्णन मिलता है। तांबे का सबसे पुराना ज्ञात रिकॉर्ड जिसे सोहगौरा कहा जाता है मौर्य युग का है और अकाल से निपटने के लिए भोजन भंडारण के पहले शाही आदेश के बारे में बात करता है। एक अन्य शिलालेख बोगरा जिले के महस्थान शिलालेख में भी अकाल के दौरान प्रदान की गई राहत का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो अगर अकाल के दौरान राहत का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है तो बोगरा जिले के महास्थान शिलालेख में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। प्रश्न नंबर 58 देखिए मित्रों, यहाँ पे अब कथन और कारण यानी कुछ बड़े स्तर के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो कथन क्या है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, बात तो सच है। अब उसका कारण क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये थोड़ा उतना मुझे सही नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कलिंग तो कहाँ है और ये कहाँ पे है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अच्छा, ये बात सही है क्या? कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, इसमें दोनों सही है। इसके बारे में थोड़ा जान लें आप। अशोक ने राजनीतिक और आर्थिक दोनों कारणों से कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग उत्तर और दक्षिण के बीच स्थित था, ये तो बात है, उड़ीसा वाला क्षेत्र। और कलिंग के लोगों ने हिंद महासागर और विदेशी व्यापार पर नियंत्रण रखा था, ये भी सही है, जिससे मगध के व्यापारियों को पूर्वी समुद्री मार्गों का उपयोग करने से रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त कलिंग के पास गंगा घाटी से दक्कन तक भूमि मार्गों पर नियंत्रण था, जिससे कलिंग के स्वतंत्र होने पर मगध के विदेशी और भूमि व्यापार पर असर पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या है। यहाँ पे भी कथन और कारण ही है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, कारण क्या है?
भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। भारत में धर्म के आधार पर भूमि दिए जाने का सबसे पुराना लिखित प्रमाण सातवाहन के लेख में मिलता है। मौर्य शासकों ने धर्म के कारण कोई भूमि नहीं दी। जमीन दिए जाने के खिलाफ किसानों द्वारा विद्रोह करने की कोई जानकारी नहीं है। प्रश्न नंबर 60 देखिए, प्रश्न नंबर 60 क्या है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रश्न नंबर 60 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, और इस तरह से हमने 60 प्रश्न देख लिया। जल्दी जल्दी से देखते हैं प्रश्न नंबर 61 देखिए क्या है। अब हम केवल ना क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ पर किया गया है? प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक। अब हम इसको तो देखेंगे ही, थोड़ा डिटेल इसका बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है। तो मेगास्थनीज का मानना था कि जो मौर्य समाज था वो 7 समूहों में विभाजित था। दार्शनिक, किसान, चारवाहे, कारगिर, सैनिक, पर्यवेक्षक एवं जासूस और मूल्यांकनकर्ता। उन्होंने भारत में गुलामी का जिक्र नहीं किया। उनका मानना था कि लोगों को अपनी जाति में शादी करनी होती है और वे ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो उनके वर्ण के अनुरूप न हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 62 देखिए क्या है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बताएं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मृत्युदंड। मौर्य काल में अगर कोई टैक्स चोरी करता था दोस्तों उसको मृत्युदंड का सजा मिलता था। ठीक है, तो ये उत्तराखंड झारखंड पीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। आजकल तो करोड़ों बैंक लूट के भाग रहे हैं, टैक्स तो छोड़ ही दीजिए। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र नगर को चलाने के तरीके का वर्णन मिलता है। इसका प्रबंधन 30 व्यक्ति परिषद द्वारा किया जाता था तथा 6 समितियों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक में 5 सदस्य थे। ठीक है, छठी समिति नागरिकों से बिक्री कर एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थी। जिन्हें अपनी कमाई का 10% भुगतान करना पड़ता था। जो लोग कर नहीं चुकाते थे उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। बहुत बहुत डिफिकल्ट है भाई उस समय का शासनकाल। प्रश्न नंबर 63 देखिए क्या है। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? तो प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। ठीक है, तो ये मौर्य काल से ही जारी है, याद रखेंगे आप। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने क्या विकास किया था? प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें संस्कृत कला व साहित्य को विकसित किया था, प्रांतीय विभाजन किया था और हिंदू कुश तथा साम्राज्य पे भी फोकस किया था। ठीक है, और इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 65। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है। भाग एवं बलि था, तो दोस्तों ये क्या था? ये राजस्व के स्रोत हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था? प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो सीताध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, और उस समय जो टैक्स था उसको हम क्या कहते थे? सीता कहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है,
राज की भूमि से प्राप्त जो आय है, टैक्स है, कर है, उसी को हम सीता कहते थे। यूपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। मौर्य काल में सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन सीताध्यक्ष द्वारा किया जाता था। इस कर से प्राप्त राजस्व को सीता कहा जाता था। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, समाहर्ता। ठीक है, तो मौर्य मंत्रिपरिषद में जो समाहर्ता हुआ करते थे, ये राजस्व इकट्ठा करने का कार्य करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे समाहर्ता के बारे में, समाहर्ता के बारे में। प्रश्न नंबर 69 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? प्रश्न नंबर 69 का दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, जो पौतवाध्यक्ष थे। ठीक है, यही क्या करते थे? तौल माप के प्रभारी का कार्य करते थे। यूपीपीसीएस में 2012 का प्रश्न है। मौर्य अधिकारी पौताध्यक्ष वजन और माप की निगरानी करते थे। पांड्याध्यक्ष व्यापार की निगरानी करते थे। सीताध्यक्ष खेती के नेता थे और सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के मालिक थे। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पांड्याध्यक्ष व्यापार की निगरानी, सीताध्यक्ष खेती की, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के मालिक थे। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता, मार्ग निर्माण से। ठीक है, तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमोई थे वो मार्ग निर्माण से संबंधित थे, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मौर्य काल के दौरान जो एग्रोनोमोई का उपयोग है वो कर एकत्र करने, सिंचाई प्रणालियों का प्रबंधन करने, कानूनी मामलों की देखभाल करने और सैकड़ों की क्या है सड़कों के निर्माण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 71, पंकोद सन्नी राधे रोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। दोस्तों प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो प्रशासन मौर्य प्रशासन था वो पंकोद सन्निरोधे करके एक कर लगाता था अगर कोई सड़क पर कीचड़ फैलाता था। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देख लिया, मौर्य प्रशासन में गंदगी फेंकने या सड़कों पर पानी और गाद जमा होने की स्थिति में पैदा करने के लिए पंकोद सन्नी क्या है पंकोद सन्निराधे रोधे दंड किए दिया जाता था। प्रश्न नंबर 72 देखिए, अधिकारी है और कार्य है, इसको मिलाना है। प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब प्रश्न ऑप्शन नंबर बी में क्या है यहाँ पे देख लें, तो जो तलार हैं दोस्तों, तलार किससे संबंधित है? ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का एक अधिकारी है तलार। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए एक तो हमारा हो गया, उसके बाद जो शासाधिपति हैं, तो शासाधिपति दोस्तों ग्रामीण कर वसूलने का कार्य करते थे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ पे अगर हम बात करें तलवार, तो दोस्तों तलवार क्या थे? ये रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी था। सहस्राधिपति क्या था दोस्तों? इसके ऊपर हमने वर्णन किया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि
जो तलवार है वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी है, और जो आपका पट्टकोल है ये ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी है। जो सहसाधिपति है दोस्तों ये चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता है सहसाधिपति। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देख लें, सामने सामने है, इसको मिला लें। तलवार रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, उसके बाद सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, और चुंगी का संरक्षक। ठीक है, तो याद रखेंगे बलादीप क्या है, चुंगी का संरक्षक। ठीक है, सहसाधिपति चोर डकैती। प्रश्न नंबर 73 देखिए। देखिए अब कुछ और प्रश्न बचे हैं, उन्हें भी देख ही लेते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों तक्षशिला ही था, सबको पता है। 73 का सी होगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अवस्थित थे। कहाँ पर अवस्थित थे? प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप इसमें ऑप्शन नंबर डी है क्या? ऑप्शन नंबर डी में 2 और 4 है, यानी कि धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 75 देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अर्थशास्त्र 2 प्रकार के न्यायालयों की बात करता है। पहला सिविल कोर्ट, और जो आजकल हमारे पास है, और इसे धर्मस्थयी क्या कहते हैं, धर्मस्थीया कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आपराधिक अदालतों के तरह है, जिसे हम कंटक शोधन कहा जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देखिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी। ठीक है, तो मागध का ये होता था जिम्मेदारी। ठीक है, या व्यवसाय होता था। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि द्रविड़ों ने। ठीक है, द्रविड़ थे ये चोल थे। ठीक है, और इन्होंने गांव पर शासन करने वाली निर्वाचित पंचायतों को रखने की एक प्रणाली विकसित की। यह उस काल में ग्राम सरकार की नींव थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में दोस्तों क्या दिया गया है? तो यहाँ पे पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का अनुमति दिया गया है। प्रश्न नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। तो इस तरह से आप देख चुके मनुस्मृति। प्रश्न नंबर 19 देखिए, 79 देखिए। विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। प्रश्न नंबर
अगर 79 की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैश्यों का। ठीक है, तो जो वैश्या होती थी, तो मनु द्वारा क्या किया गया है, विदेशियों को भारत समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर तो वैश्यों का स्तर था। प्रश्न नंबर 80 देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में से किसी न किसी समय आए थे, तो बताएं। इसमें फायान, इत्सिंग, तो आपको एक क्रम में लगाना है, सही कालानुक्रम में कौन कब आया था। तो अगर ये याद रहेगा तभी तो होगा, है ना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज आया। ठीक है, उसके बाद कौन आया? ए का 3 हो गया। मेगास्थनीज के बाद कौन आया? फाहयान आया। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आता है बेनसांग। उसके बाद कौन आया? इत्सिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इस तरह से करेक्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। अब कुछ प्रश्न और बचे हैं, जल्दी जल्दी से उन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे भी मिलान करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कौन सी उपाधि किसने ग्रहण करी थी? अशोक को हम क्या कहते थे, बताएं। चंद्रगुप्त को क्या कहते थे? बिंदुसार को क्या कहते थे? चाणक्य को क्या क्या कहते हैं? तो ये सिंपल हो गया ना अब आपके लिए। तो 81 का क्या हो जाएगा? 81 का दिए गए ऑप्शन में से चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 2 3 1 4 अभी हमने आपको मिला के दिखाया ना। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 4, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नाम दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों कुछ प्रश्न और बचे हैं, बस 4-5, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक है, और इसके बारे में अगर थोड़ा बात करें आप, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। 184 ईसा पूर्व में उनके लेफ्टिनेंट पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी, जिन्होंने फिर शुंग राजवंश का निर्माण किया। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।